अच्छा, इसमें देखें ये जो जंगों को या कॉन्फ्लिक्ट्स को मजहबी रंग देना जो है, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि इस जंग को इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी थोड़ा इसमें रिलीजियस कंटेंट डालने की कोशिश की है। और बाकी मुसलमानों की तरफ से तो होता ही है, हम भी इसको करते हैं, और इसराइल भी इसको एक्सप्लॉइट करता है रिलीजियस सेंटिमेंट को। सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो क्रूसेड्स की जंग थी वो भी रिलीजियस जंग नहीं थी। ये बेसिकली इलाकाई टेरिटोरियल कंट्रोल जो था बैतुल मुक़द्दस का, यरूशलेम का, उसके ऊपर एक नैरेटिव था। और उसमें जो किंग्स जो थे, जो एम्पायर्स एंटर हुई थी उसके दरमियान उस जंग में, क्योंकि कैथलिक चर्च को भी ये था कि हमारा एक कंट्रोल निकल गया, क्योंकि चर्च आपको जहन में रखें कि वो बहुत ही उनका बड़ा कंट्रोल था, वो खुद एक एम्पायर था। और इसी तरह जो उसमें रूलर्स आए डिफरेंट, वो भी इसीलिए आए थे कि एक टेरिटोरियल कंट्रोल, जिससे उनको बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंशन होनी थी, क्योंकि ट्रेड राउट थे जो उनके काबू कंट्रोल में नहीं थे। तो उन्होंने जिस तरह बहुत सारे और मुल्कों में या हिस्ट्री में किया गया, और इवन प्रेजेंट हिस्ट्री में भी, कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट को फिर वो एंटर करते हैं, क्योंकि लोगों को ये सेंटिमेंट दिया जाता है कि वो हमारा किबला है या इस तरह, तो हमने इसको जाके कॉन्कर करना है, और फिर लोग उसमें अपने इमोशन से, सेंटिमेंट से एंटर होते हैं। ये जो इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है, ये मेरी राय में बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है। ये बिल्कुल एक टेरिटोरियल लड़ाई है, डिस्प्यूट है। अगर हम इस लड़ाई का हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई रिलीजियस लड़ाई नहीं है। एक्चुअली हमें पता है कि जो जूइश का एक डायस्पोरा, जो कि जब रोमन्स ने एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक्चुअली एक रिवोल्ट हुआ था अपना पैलेस्टाइन की लैंड पे 70 AD में, जिसमें कि एक उस वक्त कंट्रोल उन पे रोमन्स का ही था, लेकिन एक जूइश जो थे रिवोल्ट ग्रुप, रिबेलियन ग्रुप ने, उनके खिलाफ एक वॉर हुई थी, जो फर्स्ट उसे कह लें कि जूइश रोमन वॉर। उस वॉर के बाद जो जूस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जेरूसलम को, सॉरी, रोमन्स ने उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया वहाँ पे। बहुत शहर को जला दिया, और जो बहुत जूस थे वहाँ से निकल के स्केप हुए, और उसको हम जूइश डायस्पोरा कहते हैं। उसी के बाद एक और कोई 100 अराउंड 50 ईयर्स बाद एक सेकंड फिर एक रिबेलियन हुआ, और उस रिबेलियन के बाद फिर इवन रोमन्स ने जूस का वहाँ रहने पे भी पाबंदी लगा दी थी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि टोटल जूस वहाँ से चले गए हों, फिर भी कुछ जूस वहाँ रहे हमेशा हिस्ट्री में। तो ये जो डायस्पोरा था, ये यूरोप में आया, ये अरब में आया, मिडल ईस्ट में, और ये नॉर्थ अफ्रीका में आया। ये डायस्पोरा जो यूरोप में रहता था, इनके अगेंस्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक डिस्क्रिमिनेशन थी यूरोपियन कम्युनिटीज़ के अंदर, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। और ये अपने गैटोज़ में रहते थे, और इनको एक इनकी परसिक्यूशन होती थी वहाँ पे, इनके अगेंस्ट इनके जो इम्पोर्टेंट लोगों को मार भी दिया जाता था, असैसिनेशंस होती थी। लेकिन ज्यूज़ का एक, आई वुड से कि उन्होंने एक कह लें क्वालिटी है कि क्योंकि इन पे बहुत सारे ट्रेड जॉब से पाबंदी थी, तो ये कुछ इन्होंने क्योंकि क्रिश्चियन जो थे इनके अंदर सूद जो है, इंटरेस्ट, इसके ऊपर चर्च की तरफ से टोटल मना था कि वो सूद का काम नहीं हो सकता। उसके लिए जूस ने फिर ये काम शुरू किया, क्योंकि इनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि वो आपस में तो नहीं कर सकते, लेकिन जेंटाइल्स जो हैं, जो दूसरी कौमें हैं, उनके साथ कर सकते हैं। तो इन्होंने उसको लेकर ये काम बैंकिंग का, मनी एक्सचेंज का ये शुरू किया। उसकी वजह से दे बिकेम वेरी रिच। ये हमेशा, इवन उस डायस्पोरा टाइम में जूस के अंदर काफ़ी लोग रिच होते थे, और जो यूरोप उस वक्त इस तरह का नहीं था, जहन में रखें। जिस तरह जर्मनी जो था वो इस तरह नहीं था, फ्रैंकफर्ट अलहदा स्टेट थी, हैम्बर्ग अलहदा स्टेट थी, इस तरह बाकी का यूरोप भी इसी तरह था। तो इनके पास बहुत पैसा होता था, और ये उसके साथ गवर्नमेंट्स को सपोर्ट भी करते थे, उन्हें लोन भी करते थे। फ्रैंकफर्ट की गवर्नमेंट का बड़ा एक मशहूर वाक़या भी है, जिससे रॉथचाइल्ड जो फैमिली है, ये किस तरह इंग्लैंड में एंटर हुई। तो ये इसी तरह रह रहे थे, लेकिन एक इनके यहाँ एजुकेशन भी बहुत थी, क्योंकि इनके लोग पढ़ लिख भी रहे थे। दे मेड इट अ पॉइंट कि अपने लोगों को पढ़ाएं लिखाएं। जब मॉडर्न एज में आकर वेस्ट में एजुकेशन का बड़ा एक वेव आई, उस वक्त इन्होंने 1880 ऑनवर्ड आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया जो हंगरी, इसमें अपना एक एम्पायर थी, उसमें जूस रहते थे, और वहाँ पे कुछ परसिक्यूशंस हुई। एक जूइश आर्टिस्ट थे, उनको असैसिनेट किया गया, जिस पे जूस में काफ़ी परटर्ब हुए। तो थियोडोर हर्शल एक जू थे,
ही वाज अ जर्नलिस्ट। एक सेकुलर जूइश फैमिली थी जो बिलीव करते थे कि यूरोपियंस के साथ जूस जो हैं इनको मिल के रहना चाहिए, ये उसमें असिमिलेट कर सकते हैं। लेकिन थियोडोर हर्शल नहीं, फिर ये एक उसको आया कि ये तो बड़ा चीज़ें ऐसी ख़राब हैं कि जूस इसमें बड़े परसिक्यूट होते हैं। तो ही स्टार्टेड अ मूवमेंट कि हमें एक सेपरेट होमलैंड लेनी चाहिए जहाँ पे जूइश कम्युनिटी को माइग्रेट किया जाए। उस मूवमेंट में उन्होंने ये नोशन जो था, हालांकि ही वाज नॉट अ रिलीजियस पर्सन, और बल्कि बाद लोगों का ख्याल है कि ही वाज एन एथियस्ट और एग्नोस्टिक, और इस तरह जो बाकी लोग भी रिच लोग थे जो साथ ज्वाइन किए थे, जो रिलीजन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, और उनके डिफरेंसेस थे जो उस वक्त की रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी। लेकिन उन्हें उस वक्त उन्होंने ये नोशन यूज़ किया क्योंकि अगर हम ज्यूज़ को लेके जाएंगे यूरोप से, रशिया से वापस, तो ये ऐसे तो नहीं मूव करेंगे, तो हम इन्हें एक रिलीजियस सेंटिमेंट से लेके जाते हैं। तो वो था रिटर्न टू जायनिज्म, जायन, यानी जायनिज्म का जो उसी से निकला कि वो अपनी होमलैंड पे वापस जाना। तो उसको उन्होंने कि जी ये हमारी सेक्रेड होमलैंड है, गॉड प्रॉमिस्ड होमलैंड है जो पैलेस्टाइन का इलाका है, तो इसमें हम अपने लोगों को वापस लेके जाते। तो इस तरह उन्होंने रिलीजन का जो एलिमेंट था इसमें एंटर किया। इसी को लेकर उन्होंने यूरोप में इसके ऊपर पॉलिटिकल कैंपेन शुरू कर दी क्योंकि देवर वेल्थी। उन्होंने ब्रिटेन को भी और दूसरे मुल्कों में अपना लोग पॉलिटिकल जो थे लॉबिंग शुरू कर दी। इसी दौरान में वर्ल्ड वॉर 1 हुई। वर्ल्ड वॉर 1 में जो ब्रिटेन था वो हम सबको पता है कि अरब उसके अलाय बने अगेंस्ट द ऑटोमन्स, यानी मुसलमान के ख़िलाफ़ उसमें एक फॉरेन पावर के साथ अलाय बने, जिस तरह आज भी हम देखते हैं। और उसमें था कि जब ऑटोमन एम्पायर ब्रेक करेगी तो ब्रिटिश ने उनसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक अरब स्टेट बना देंगे, सेपरेट अरब स्टेट। और उसमें पैलेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा था, हिस्ट्री ज़रा क्लियर नहीं है कि वो अरबों को दिया जाएगा या उसका क्या होगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक एलिमेंट वहाँ हुआ। इसमें जो थियोडोर हर्शल जो थे और जो जूस थे, ये आए भी ऑटोमन सुल्तान के पास, इनको कहा जी कि हमें पैलेस्टाइन में अपनी कम्युनिटीज़ को लाने दें। और हमें ये याद रखना चाहिए कि जो पैलेस्टाइन था उस वक्त का, उसमें जूइश भी रहते थे, काफ़ी बड़ी तादाद में जूइश रहते थे, माइनॉरिटी थी। वो ज़्यादातर रिलीजियस जूस थे जो अपनी मजहबी एसोसिएशन की वजह से उस जगह पे रहते थे, और इसी तरह क्रिश्चियंस भी बहुत रहते थे। मैंने खाली मुसलमान नहीं थे, क्रिश्चियंस की एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट वहाँ पे माइनॉरिटी थी। सबसे बड़ा तो यकीनन मुसलमान थे, और उनके अगर आप के इल्म में हो कि वहाँ पे जो बैथलहम है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चर्च है, वो जीसस का वो जगह है, तो इसलिए उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट उसके साथ रिलीजियस एफिलिएशन है। लेकिन ऑटोमन सुल्तान को इन्हें ऑफ़र किया था कि अगर आप हमें अलाउ कर दें तो हम आपके जो सारे डेट्स हैं, क्योंकि बाय दैट टाइम ऑटोमन जो थे एक एम्पायर अंदर से वीक हो रही थी, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उनके डेट्स बहुत बढ़ चुके थे, और डेट्स उन्होंने लिए भी बाहर से, फ्रांस से लिए हुए थे और इस तरह के मुल्कों से। तो उन्होंने ऑफ़र किया था कि हम आपका डेट भी क्लियर कर देंगे, और आपकी हम जो ब्रिटिश के साथ आपका जो लड़ाई झगड़ा है उसको भी हम रिकन्सिलेशन करके आपके लिए बेटर टर्म्स कर देंगे। लेकिन सुल्तान ने एग्री नहीं किया इसके साथ, जिसकी वजह से फिर उन्होंने अपनी वो प्लानिंग करते रहे। उसमें फिर उन्होंने ब्रिटिश के साथ वर्ल्ड वॉर के दौरान 1916 में ये थोड़ा बातचीत की और उनको कन्विंस किया कि वो हमें वहाँ पे पैलेस्टाइन में अलहदा मुल्क बनाने दें। रॉथचाइल्ड जो फैमिली थी, उस जो हिस्ट्री में आता है कि उस ज़माने में उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस ब्रिटेन को दिए जंग के लिए। और बाद में उन्होंने इसराइल, जब उन्होंने अलाउ कर दिया ब्रिटिश ने, आर्थर बालफोर्ड एक जो डिक्लेरेशन है, आर्थर बालफोर्ड उनके सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे, जिन्होंने ये अनाउंस किया कि हम पैलेस्टाइन में एक इसराइल स्टेट बनाने जा रहे हैं। वहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि पैलेस्टीनियंस की स्टेट नहीं होगी, बल्कि कहा कि एक स्टेट और बनाने वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद जूइश माइग्रेशन उधर शुरू हो गई। अरब्स जो थे उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन भी दिया, लेकिन अरब्स के अपने इंटरेस्ट थे कि उन्हें ब्रिटेन ने अगली स्टेट देनी थी, अरब स्टेट। तो उस तरह अरब कंट्री से वो रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जो अंदर थे पैलेस्टीनियंस उन्होंने, और वहाँ जो पहले से जूइश कम्युनिटी थी, जो रिलीजियस कम्युनिटी थी, उन दोनों ने मिलके, और इंक्लूडिंग द क्रिश्चियन कम्युनिटी, तीनों ने रादर मिलके जो ये सेटलमेंट हो रही थी जूइश की, उसके अगेंस्ट एक पूरी मूवमेंट शुरू की। और क्योंकि जो जूइश थे जो वहाँ पे पहले से रिलीजियस रहते थे, वो भी इसको गलत समझते थे जो ये हो रहा था। उनका ख्याल था कि ये अभी इनका राइट नहीं है। बहरहाल वहाँ पे फिर ब्रिटिश आर्मी आ गई और एक लंबी हिस्ट्री चली जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होते रहे। इस दौरान में वर्ल्ड वॉर 2 आई और फिर हॉलोकॉस्ट हो गया। जब हॉलोकॉस्ट हुआ तो एक सिंपथी ब्रिटिश के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड चली गई, जिसमें कि वही वेस्ट में और अमेरिका में भी काफ़ी सिंपथी बढ़ गई।
लेकिन उस वक्त तक एक बहुत झगड़ा भी अंदर हो रहा था। उस वर्ल्ड वॉर के बाद फिर ब्रिटेन ने कहा, जो अब नया जो ताकतें बनी, अमेरिका, रशिया और इंग्लैंड, ये साथ, तो ब्रिटेन ने ये कहा जी कि हम इस रीजन को अब नहीं संभाल सकते, क्योंकि उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज डिप्लीट हो चुके थे वॉर की वजह से। तो उन्होंने कहा अब हमारे लिए इसको संभालना मुश्किल है, तो इसका कोई डिसीजन जो है, क्योंकि उसी वक्त एक यूएनओ बनाने का भी प्रोग्राम बन गया था, और एक जो एक मीटिंग हुई याल्टा में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की और स्टालिन की और विंस्टन चर्चिल की, उसमें एक नई दुनिया को इन्विजन किया गया, जो दुनिया काफ़ी जिसको बाद में हमने कोल्ड वॉर देखा। तो ये जो वहाँ पे इवन उसी टाइम पे 1945 में ही जब ये मीटिंग हुई थी, किंग साउद जो थे सऊदिया के, ये आके प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से मिले। ये एक मीटिंग एक उनके नेवल शिप में हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा जी कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से, क्योंकि उस वक्त ऑयल हो चुका था डिस्कवर, तो उन्होंने कहा हम ऑयल की जी एक्सेस है आपके लिए उसको बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे, हमारा आपसे ही एग्रीमेंट रहेगा। उसको पेट्रो डॉलर वाला एग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट एग्रीमेंट है जहाँ पे उन्होंने अमेरिका को, कि उन्होंने देखा कि ये इमर्जिंग सुपर पावर है, तो उसको ये इंश्योर किया। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो जूइश स्टेट बनाना है ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, इससे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल फैसिलिटेट ना करें, तो हम इसमें हमारे साथ खड़े हों। तो रूजवेल्ट ने प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है अरब स्टेट्स के साथ है, तो मैं क्योंकि उन्होंने खुद नई स्टेट्स बनी हुई थी। अब जब हुआ ये कि उसी साल रूजवेल्ट डाइड 1945 में, तो हैरी ट्रूमैन प्रेसिडेंट बन गए। तो बाय दैट टाइम जो ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट थी, जैसे मैंने कहा ये सब बहुत रिच लोग थे, ये जूइश एक माइग्रेशन अमेरिका में भी हुई थी 1880 के बाद। वो कम्युनिटीज़ भी इन स्पाइट ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन अपने बहुत सेटल हो गई थी, और उन्होंने वहाँ पे अपना काफ़ी इन्फ्लुएंस बना लिया था। और ज़ायनिज़म एक जो ज़ायनिस्ट एक प्रॉपरली उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने पूरा इन्फ्लुएंस करते थे। तो उन्होंने जो हैरी ट्रूमैन था, एक्चुअली एक तो ये हुआ कि अमेरिका को और हैरी ट्रूमैन को हिस्ट्री ये बताती है कि वो काफ़ी इमोशनली अब उनकी साइड पे हो गए थे बिकॉज ऑफ द हॉलोकॉस्ट। और दूसरा एक एलिमेंट और भी हुआ कि उसी दौरान जब कोल्ड वॉर हुई, तो एक डिफरेंट ब्लॉक बन गए, रशिया एक कम्युनिस्ट पावर के तौर पे सामने आ रहा, तो अब अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी डिफरेंट हो गए। तो उस वक्त जो मुलाकात हुई हैरी ट्रूमैन के साथ, जो उस वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे, उन्होंने एक तो सिंपैथेटिक बेस पे हैरी ट्रूमैन से रिक्वेस्ट की, और दूसरा उनको ये भी इश्योर किया कि हम वहाँ पे आपके अलाए होंगे, हम इस कोल्ड वॉर में जो रशिया के सामने हम बफर बनेंगे, और हम उनका इन्फ्लुएंस फैलने में अरब स्टेट्स में उसमें आपको हेल्प करेंगे। तो हैरी ट्रूमैन का इवन जो अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस वक्त, मार्शल कुछ नाम था, ही वॉज अगेंस्ट इट, और उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर रेजिस्ट किया, पूरी कांग्रेस के लोगों ने रेजिस्ट किया, पर समहाउ हैरी ट्रूमैन गॉट सो मच कन्विंस कि उन्होंने डिसाइड किया जी कि हम इज़राइल स्टेट बनाएंगे और उसके साथ चलेंगे। और फिर 1948 में यूएनओ ने एक डिक्लेरेशन पास किया, और उसमें एक पैलेस्टीनियन स्टेट विद 45% ऑफ लैंड और इज़राइल स्टेट विद 65% ऑफ लैंड बना 55। हाँ जी 55, वो स्टेट बन गई। तो वहाँ से, तो अब अगर आप इसको यहाँ पे आप देखें, तो अभी तक कहीं भी रिलीजियस वॉर नहीं है, ये सारी एक पॉलिटिकल वॉर है, जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जो चल रहा है। इसमें इज़राइल का जो उनकी रीजंस थी जूस के यहाँ आने की, वो थी कि उनके वहाँ परसिक्यूशंस हो रही थी, क्रिश्चियन जो वेस्ट था, जो कि क्रिश्चियंस नहीं था, क्योंकि वो बहुत उस वक्त तक लिबरलाइज हो चुके थे। आपको पता है जो उनकी एक अपनी हिस्ट्री है रिलीजन की, उसको हम अलहदा डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ जो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट डिफरेंट हो गए, तो इसको इवन रशिया ने भी सपोर्ट किया था, क्योंकि रशिया ने और तरह से देखा था शुरू में, तो उसने सोचा कि शायद मैं इनको अपना एलाय बना सकूंगा। लेकिन बाद में वो जब अमेरिकन एलाय बन गए, उन्हें नहीं पता था, तो बाद में रशिया ने फिर अरब स्टेट्स के साथ अपने आप को ज़्यादा क्लोज करने की कोशिश की। और यूएस को ये भी था, जो एक वन ऑफ द जो है थ्योरी इसमें, कि जो डेविड बेन-गुरियन थे, जो इज़राइल की जो मूवमेंट थी जूइश की, उसके लीडर थे, उन्होंने हैरी ट्रूमैन से जो मीटिंग में ये कहा कि ये जो अरब्स हैं, ये क्योंकि एक इनकी पूरी आइडियोलॉजी है इस्लाम की, और ये खिलाफत के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कल को दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो सकते हैं, तो दे हैव मोर प्रोबेबिलिटी कि दे विल बी योर कंपेटिटर वन डे, और ये शायद रशिया के साथ खड़े हो जाएं। तो हम जो है तुम्हारे एलाय होंगे, क्योंकि हमने तो एक सिक्योरिटी भी चाहिए, और सेकेंडली हमारा इनसे डिस्प्यूट होना है, तो हम तो तुम्हारी तरफ ही खड़े रहेंगे। और हैरी ट्रूमैन इससे भी कन्विंस हो गया, तो इसलिए ये स्टेट जो थी वो वहाँ बन गई। उसके बाद
मुसलमानों ने फिर 48 में एक लड़ाई की अरब्स ने मिलकर। अब उस लड़ाई को कहा अगेन, जो मुसलमानों का इंटरेस्ट था वो इज़राइल स्टेट का ना बनना था, उनका इंटरेस्ट पैलेस्टाइनियंस उस तरह नहीं थे। अगर आप हिस्ट्री को क्रिटिकली देखें, उसकी मैं बाद में भी एविडेंस दे सकता हूँ। और फिर 56 में जमाल अब्दुल नासिर ने सुएज़ कनाल पे जब किया, उसको कंट्रोल किया, तो फिर एक लड़ाई जो थी वो ब्रिटेन और फ्रांस और इज़राइल के साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ी, जिसमें फिर अमेरिका और रशिया एंटर हुए और उन्होंने उनको रोक दिया। उससे फिर टोटल कंट्रोल उसके बाद अमेरिका का हो गया उस रीजन के ऊपर, और ब्रिटेन और फ्रांस पीछे हो गए। फिर एक लड़ाई 67 में की गई जिसमें इसराइल ने और एरियाज़ कंट्रोल कर लिए। उसके बाद उसने सेटलमेंट्स बहुत बढ़ा दी, गोलन हाइट्स भी ले ली, और जो पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला भी आ गए। फिर 73 में एक और वॉर हुई जो इजिप्ट ने और उसने सीरिया ने लड़ी, उसमें भी डिफीट हुई। लेकिन उसमें एक प्रेसिडेंट कार्टर ने ऑस्लो एकॉर्ड के थ्रू एक एग्रीमेंट करा दिया बिटवीन इज़राइल एंड इजिप्ट, और इजिप्ट को फिर उन्होंने जो पेनिनसुला था वापस कर दिया सिनाई का। और इस तरह ये लड़ाइयाँ चलती रहीं। इसमें कहीं भी कोई, यानी अगर आप अब देखें मुसलमानों को, उन्होंने कभी कोई पीस की कोशिश नहीं की, लड़ाइयाँ लड़ते रहे। और इवेंचुअली ये हुआ ये कि आज जो हम जहाँ खड़े हैं, कि जो पैलेस्टाइन उस वक्त 45% था, आज वो शायद 10% रह गया है। पीस एफर्ट्स उस तरह जो करने चाहिए थे मुसलमान मुल्कों को, क्योंकि लड़ने की तो इनको पता लग गया कि हमें सलाहियत नहीं है, लेकिन इनके पास बहुत पावर थी, रिसोर्सेज थे बिकॉज ऑफ ऑयल। तो एक सीरियस एफर्ट किया जाना चाहिए था उस रीजन में पीस के लिए, जो उन्होंने, हम देखते हैं कि अरब लीग, ओपेक, किसी ने भी नहीं किया। तो अनफॉर्चुनेटली वो इशू जो था वो आज तक अब इस स्टेज पे पहुंच गया है कि जहाँ पे अब वो, उन्होंने सारे जो मुल्क थे अरब के ऑलमोस्ट बारी बारी उनको वो तबाह करते जा रहे हैं। और अब ईरान पे हम इस वक्त प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं। तो इसमें आपको कहीं भी ये नज़र नहीं आ रहा कि इसमें कोई रिलीजियस एलिमेंट था। हाँ, जो हमारे हमारे जैसे जो मुल्क हैं, पाकिस्तान जैसे, या इवन अरब, तो अवाम कभी भी नहीं लड़ी। और उनके क्लैरिक्स भी आपको पता है, सऊदीया, यूएई, ये तो बड़े कंट्रोल्ड क्लैरिक्स हैं, उनके ऊपर तो गवर्नमेंट्स का कंट्रोल है। हमारे यहाँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे एक उसका, इसको रिलीजियस जंग बना के लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की गई। और यकीनन जो हमास थी उसने भी यही किया कि उनको रिलीजियस सेंटिमेंट यूज़ किया गया। लेकिन ओवरऑल ये मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस इशू को रिजॉल्व करने की तरफ जब हमने जाना है तो इसकी डिस्टिंक्शन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।